वो पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर में हमने एटम था वो शुरू कर दिया था और एटम के बेसिक जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था कि किस तरह की मॉडलिंग होती है, चाहे हमारे पास में जे थॉमसन का मॉडल रहा हो या फिर रदरफोर्ड के जो मॉडल रहे हो या फिर गिगर और मास्कर के जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट थे जिनके बेसिस पे हमने कुछ पोस्टुलेट्स वहाँ पर डेवलप किए थे। आज हम जो देखेंगे जहाँ पर हमने लास्ट छोड़ा था कि जब हमारे पास में रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऑर्बिट के अंदर में रिवॉल्यूशन कर रहा होता है, यानी कि उसी के अंदर में वो रिवॉल्व कर रहा होता है और बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा होता है। तो उसी के आगे आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिंक करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं। ये आपने कहा था कि भी मेरे पास में जो एटम होता है उसके अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि उसके सेंटर पे होता है, जिसको हम एक न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और इसके चारों तरफ में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं भाई? ये हमने कहा था कि नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ में चक्कर लगा रहे होते हैं। इनके बीच में आप ये डिस्टेंस मान लो कि यहां से इसके सेंटर के न्यूक्लियस से लेकर और इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस जो यहां पर मूव कर रहा होगा, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, जिसके बाद में यहां पर जो रेडियस रहा होगा, इसका रेडियस रहा होगा आर। जैसा यहां पर दिख रहा है कि भाई ये एक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वहां पर कंफर्म है कि उसके ऊपर में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ये चीज आप लोगों ने काइनेमेटिक्स होता है वहां पर पढ़ते हैं हम कि जब आप मान लो साइकिल चला रहे हैं, एक सर्कुलर ग्राउंड है, तो साइकिल जब चला रहे हैं तो आप किसी भी टिल्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर में क्या करते हैं आप, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो आप जैसे थोड़ा झुकाना पड़ता है तो आप बेसिकली लगा क्या रहे हो, एक सेंटर की तरफ में एक फोर्स लगा रहे हो। जब भी हम एक सर्कुलर पाथ करना होता है तो अंदर की साइड में, जैसे आप लोगों को यहां से ऐसे मूव करना है ना, तो यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा, ये इस पोजीशन पर जाओगे तो यहां पर फोर्स लगेगा, जो कि आपको क्या कर रहा है, बांध के रख रहा है। जैसे एक पत्थर लिया और आप लोगों ने एक रस्सी पर बांधा और ऐसे घुमा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, तो क्या कर रहा है वो जो आप बीच सेंटर में है तो वहां से एक इसका रेडियस रहा होगा और वो पत्थर क्या कर रहा है, उसी के चारों तरफ में घूमने में लगा हुआ है, यानी कि वहां पर क्या लग रहा है, आप उसको अंदर की तरफ में खींचने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। चलो अब यहां पर हमने कहा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर में, तो यहां पर कंफर्मली है कि कुछ काइनेमेटिक्स की प्रॉपर्टीज इसके अंदर में डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में एक पार्टिकल के रूप में हमने इसको डिसाइड किया है, तो इसके पार्टिकल नेचर के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहली जो चीज इसके अंदर में लिंक करने वाली है वो भाई काइनेटिक एनर्जी इसके पास में रहेगी। जब ये मूवमेंट कर रहा होगा तो वहां पर इसके पास में काइनेटिक एनर्जी रहेगी। दूसरा इसके साथ में जो लिंक करेगी, क्योंकि एनर्जी की फॉर्मेशन है तो वहां पर एक दूसरी प्रॉपर्टी इसके साथ में लिंक करेगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी इसके पास में रहने वाली है। और तीसरा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ में लिंक करेगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहां पर एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो यहां पर इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा, इसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करनी पड़ेगी। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके, वहां से हमारे पास में क्या कैलकुलेशन निकल के आएगी, जो फॉर्मूला आएगा वहां से वो डायरेक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला जो इसके अंदर में आने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो पहले आप डालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एक मास रहेगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे m से, मैंने उसके मास को m से रिप्रेजेंट कर दिए। और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में रिवॉल्व कर रहा होगा, जैसे प्लेनेटरी मोशन के साथ में हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहां पर जो मूव कर रहा होगा तो यहां पर उसके पास में एक वेलोसिटी रहेगी और हमने कहा कि ये उसकी लीनियर वेलोसिटी दैट इज v वेलोसिटी से वो इस सर्कुलर पाथ के अंदर में मूव कर रहा है, तो यहां पर हमने उसको v रिप्रेजेंट कर दिया। ये रेडियस मेरे पास में r हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है ना। अभी जो यहां पर हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा वो बेसिकली ये निकालने के लिए रहेगा कि ये रेडियस, यानी कि इसके ऑर्बिट का रेडियस क्या रहने वाला है, उस ऑर्बिट के रेडियस को निकालने के लिए सारी कैलकुलेशन हम यहां पर काम कर रहे हैं। दूसरा आपने मेरे साथ में एक और लगाई थी फोर्स की डेफिनेशन डेवलप करी थी पिछले क्लास के अंदर में, कि भाई अगर ये मेरे पास में मास इलेक्ट्रॉन आप यहां पर बोल रहे हैं E लगा हुआ है उसके अंदर में, और दूसरा यहां पर एक जो चार्ज रखा हुआ है, जहां पर मान लो प्रोटॉन होगा या जो भी होगा उसका भी मैं चार्ज मान लेता हूं E मेरे पास में रखा हुआ है, तो यहां पर इसके पास में जो फोर्स लगेगा कितना लगने वाला है भाई, वहां पर जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कितना हो जाएगा, 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 मेरे पास में E है, और Q2 भी मेरे पास में जो पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां पर रखा है उसको भी मैंने E नाम दे दिया है, E है मेरे पास में, डिवाइडेड बाई कितना आएगा भाई, ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन बना हुआ है दैट इज इक्वल टू r² मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपके पास में इसके रेडियस के निकलकर वैल्यू आ जाएगी, और जो वो रेडियस की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, इन दोनों को कंपेयर करो आप लोग, यहां पर इसको कंपेयर करेंगे तो मेरे पास में आने वाली है, ये मैं बोल देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और मेरे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही यहां पर लगी हुई है और दोनों एक दूसरे के इक्वल है।
ठीक है ना, दोनों इक्वल हैं तभी तो ये बैलेंसिंग कंडीशन पे रुका हुआ है। तो यहां से आप निकालेंगे तो आर की वैल्यू में डायरेक्ट आप लोग को लिख के दे देता हूं, आर विल बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ये मेरे पास में बनेगा ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम वी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई ये। जब भी आप लोगों से किसी ऑर्बिट के रेडियस के बारे में बात कर ली जाए कि ऑर्बिट का रेडियस बताओ, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर से आप इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी मेरे पास में किसकी, रेडियस को लेकर, कि आप जो पर्टिकुलर आपका ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना रहने वाला है। अब दूसरा यहां पर जो हमारे पास में निकल के आएगा, हम बात कर रहे थे ये हमने रेडियस की कहानी इसके अंदर में डिफाइन कर दी है। अब मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ में काइनेटिक एनर्जी को लेकर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल दी तो वहां से मैं डायरेक्टली उसको बोल सकता हूं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास में रहने वाली है और क्या मेरे पास में इसका जो टोटल एनर्जी रहने वाली, टोटल हम एनर्जी के वहां से डिफाइन कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट आप इसके अंदर में जो एम वी स्क्वायर, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो जब भी कोई बॉडी मोशन में चलती है उसके पास में एक लीनियर वेलोसिटी होती है। लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में चल रहा होगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसको कंसीडर करें तो एक लीनियर वेलोसिटी होगी उसकी। तो यहां पर हमने कहा कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया और यहां पर उसके पास में वी वेलोसिटी थी। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। जब पूरी कैलकुलेशन होगी, इसके पूरे डेरिवेशंस के थ्रू हम जाएंगे तो यहां से हम डायरेक्टली इसकी काइनेटिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ आर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आप लिख सकते हैं इसके साथ में आर। तो ये जो टोटल मेरे पास में जो फॉर्मूला बन गया, ये मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। किसकी काइनेटिक एनर्जी का, जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा होगा ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी की यहां पर हम बात कर रहे होते हैं। तो ये मेरे पास में इस पर्टिकुलर पोजीशन पर या किसी भी आपका रेडियस किसी भी ऑर्बिट के अंदर में पूछ लिया जाए, अगर आपको रेडियस ये दे दिया जाए कि भाई इतने रेडियस पर बताओ उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, तो आपको डायरेक्टली यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। आर की वैल्यू, ई आप लोगों को चार्ज का गिवन होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, उसको आप डायरेक्टली यहां पर पुट करेंगे और किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट के अंदर में आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लेकर। ये मेरे पास में दूसरा हो गया। तीसरे अगर मैं बात करूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लेकर, तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है भाई, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही तो होती है, ठीक है ना। या फिर हम कहें कि उसका जो चेंज हो गया, जो काइनेटिक एनर्जी से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, इस तरह से हमारे पास में इनका कन्वर्जन चल रहा होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था तो वहां पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा था। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी या फिर यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं और दैट इज इक्वल टू कितना होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज इंटू में Q2 चार्ज। तो यहां पर आप Q1 चार्ज कितना आपके पास में E है भाई, मेरे पास में E है मेरे पास में Q1 और E2 भी मेरे पास में क्या है E है। तो दोनों का आप क्या करेंगे, E स्क्वायर हो जाएगा Q1 इंटू में Q2 और डिवाइडेड बाई क्या आता है भाई, डिवाइडेड बाई आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि यहां पर मेरे पास में इसके डिवाइडेड बाई R आता है, सिंगल टर्म आती है। जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये टर्म क्या हो जाती है, R स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, तो ये आप बेसिक डेफिनेशन इसके अंदर में डेवलप कर सकते हैं कि मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी ये रहने वाली है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ये मेरे पास में उसकी काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है। यहां पर मैं बात करूंगा उसके पास में सेंट्रीपिटल फोर्स से मुझे क्या निकलेगा, जिस भी ऑर्बिट की बात कर रहा हूं उसका रेडियस मेरे पास में निकल के आ जाएगा। तो यहां पर तीसरी कंडीशन मेरे पास में क्या होगी, उसके रेडियस को लेकर हो गई। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां पर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, बिल्कुल यहां पर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा तो कंफर्म है कि वहां पर क्या होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि जो दोनों के अंदर में पोलैरिटी रहेगी वो दोनों की अलग रहेगी चार्जेस की। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन होगा, अगर मैं इसके अंदर में कंसीडर करूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि माइनस यहां पर रहने वाली है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर नेगेटिव रहने वाली है। तो इससे डायरेक्टली मैं क्या बता सकता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है, इसके साथ में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है भाई। ये जो एनर्जी इसके अंदर में आएगी, दिस इज एनर्जी फॉर अट्रैक्शन यहां पर रहने वाली है। अब टोटल एनर्जी से आप लोगों को कोई पूछ लिया जाए कि भाई आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, अब बताओ मेरे को कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो कितनी एनर्जी के साथ में बंधा हुआ है, या फिर हम उसको एक बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। भाई जब इलेक्ट्रॉन यहां पर रुका हुआ है, अगर इसको मैं एनर्जी देता चला जाऊं तो क्या होगा, इसके पास में इसकी एनर्जी बढ़ेगी और ये बाहर चला जाएगा और बाहर चला जाएगा और बाहर चला जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये यहां पर बंधा हुआ है, यानी कि उसके पास में कोई ना कोई टोटल एनर्जी है, यानी कि उसके पास में रिजल्टेंट एनर्जी है।
ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन उन दोनों का एक हम मान के चले कि एक पर्टिकुलर जो एनर्जी होगी जो उसको बाउंड करके रखी होगी, दोनों का सम बनने वाली है। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं कहा कि ये यहां से, जैसे मैं इस पोजीशन से यहां से इसको लेके चल रहा हूं, कोई भी मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, इस मार्कर को यहां से लेके चला इसके ग्राउंड लेवल से, तो ये उड़ता उड़ता यहां पर जा रहा है, इसके पास में एक वेलोसिटी भी आ रही है, और जैसे जैसे हाइट पे उड़ता जा रहा है इसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, तो दोनों पोजीशन के अंदर में मैं बोलूंगा कि यहां पर उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। यानी कि उसका जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि टोटल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास में भी दोनों तरह की एनर्जी है। कौन कौन सी? एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी यहां पर जो आएगी मेरे पास में, जिसको आप बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानेंगे, इसको जब जोड़ेंगे, कौन कौन सी इक्वेशन जुड़ेंगी भाई? इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो यहां पर मेरे पास में टोटल एनर्जी बोल लो, बाइंडिंग एनर्जी बोल लो, जैसा भी आप लोगों को लगे, आप इसको बाइंडिंग एनर्जी भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास में आएगी। और जब इसको आप पूरा सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास में जो रिजल्ट निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। तो ये भाई इसकी क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी, या फिर बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पर ध्यान रखना भाई, इसको, ये जो मेरे पास में सिंबल आ रहा है, इसका सिंबल क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब है कि जब भी यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कैसी है? नेगेटिव है। टोटल जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, यानी हम उसको एनर्जी देंगे। मान लो मेरे पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर -10 एनर्जी है, -10 है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर -20 है। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को ये बताओ कौन से के पास में ज्यादा एनर्जी है? तो आप कहेंगे जी -20 के पास में। क्यों भाई? अरे भाई मेरे, जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव जितना नीचे बढ़ता जाता है उतनी उसके पास में कम होती चली जाती है। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि ये इसके पास में नेगेटिव थी और नेगेटिव, यानी कि मैं इस पोजीशन पर लेके आऊंगा तो कंफर्मली है कि मैं रेडियस को डिक्रीज कर रहा हूं, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जानी है? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। उसके हमारे पास में क्या होगी? नंबर इंक्रीज होगा उसका, -20, -30, -40। जितना मेरे पास में रेडियस कम होता है वो, यानी कि वो और छोटे छोटे ऑर्बिट के अंदर में आती चलेगी और उसकी नेगेटिव में एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। अब मैं जैसे इसको आर को बढ़ाऊंगा तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि टोटल एनर्जी जो है उसकी डिक्रीज होती चली गई है, और टोटल एनर्जी उसकी डिक्रीज होती चली गई है। मान लो मैंने इसको यहां पर बाउंड करके रखा हुआ है, इस पोजीशन पर बहुत तक उसके पास में फोर्स लगी हुई है, मैं उसको थोड़ी एनर्जी देता हूं, ये थोड़ा एक्सपेंड हो गया। जैसे बैलून की बात करूं, मैंने और उसके अंदर में एनर्जी दी, ये बैलून हो गया और थोड़ा और फूल गया, और मैंने उसके अंदर में हवा भरी और फूल गया, और एक टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा उसके अंदर में हवा भर दी तो क्या होगा? एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि उसके पास में बाइंडिंग जो थी वो एनर्जी उसकी खत्म, मतलब उसको बाइंडिंग जो करके रखा हुआ था, उनके जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स थे उनको बाइंड करके रखा हुआ था, उनके एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई और वहां से क्या हो गया? ब्रस्ट होकर बाहर की साइड में निकल गया। तो उसी तरह से यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन को जब मैं एनर्जी दूंगा तो बढ़ेगा, ये बाहर वाले उसके अंदर में जाएगा ऑर्बिट में, फिर बाहर जाएगा और बाहर जाएगा, और एक एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दूंगा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी से फालतू दे दूंगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जब मैं इसको -20 पे था तो आप कहेंगे कि बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर में, वो बिल्कुल सेंटर के पास में। नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। पोटेंशियल टोटल एनर्जी नेगेटिव में आती है, तो नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब वो इसके अंदर में नेगेटिव है, तो यहां पर आप कहेंगे कि उसके अंदर में वैल्यू तो उसकी ज्यादा है, लेकिन नेगेटिव के कारण वो क्या है? उसके न्यूक्लियस के बहुत पास में। अब मैं एनर्जी दिया, ये थोड़ा एनर्जी इसको मिला, ये मेरे पास में -5 चला गया, इलेक्ट्रॉन था, थोड़ा और एनर्जी मिले, बाहर की साइड में मूव कर गया, फिर थोड़ा और एनर्जी दिया, 0 हो गया, और एनर्जी दूंगा तो कुछ एक ऐसा स्टेज आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वहां से बाहर निकल जाएगा। तो यही मेरे पास में क्या है? टोटल एनर्जी बोल सकते हैं या फिर बाइंडिंग एनर्जी के नाम से आप इसको जानते हैं। तो ये मेरे पास में क्या क्या फॉर्मूले हो गए? पहली चीज, उसका ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट का रेडियस आ गया मेरे पास में। दूसरा मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये निकल के आ गया। तीसरा मेरे पास में क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई। और फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन की यहां पर क्या आ गई मेरे पास में? टोटल एनर्जी निकल कर आ गई है। अब पांचों जो इसके अंदर में है, हालांकि आप यहीं से इसको डेरिवेट भी कर सकते हैं, यहां से निकाल भी सकते हैं। पांचों इसके अंदर में है कि भाई आप लोग को ये निकालने के लिए बोल दिया जाए कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में एक पर्टिकुलर रेडियस दे देगा, भाई इस ऑर्बिट के अंदर में आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या रही होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप उस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो कितनी आएगी आपके पास में? यहां पर मेरे पास में आने वाली है थर्ड, ये फोर्थ हो गया, और फिफ्थ जो मेरे पास में आने वाला है, यहाँ कहीं लिखते हैं भाई, इसको ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको लेना है जल्दी से ना। हाँ मैं यहां पर लिख रहा हूं अब इसके, जो मेरे पास में इसी इक्वेशन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। v जो मेरे पास में निकल के आएगा, v दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर मेरे पास में निकल के आने वाला है E डिवाइडेड बाई
E डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में mr, m और रेडियस मेरे पास में हो गया, इसका क्या आ जाएगा मेरे पास में रूट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। किसकी वेलोसिटी होने वाली है भाई, ये फोर्थ केस हो गया और ये मेरे पास में फिफ्थ केस हो गया। तो टोटल मेरे पास में जो निकल के आएगा, ये 5 आपके रूल जो हैं, ये 5 फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल क्रैम हो जाने चाहिए। इनकी फॉर्मूला सेट भी आपको लोगों को मिल जाएगी, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा इसका सारा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसको याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर होगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अंदर में। सारी कहानी हमारी शुरुआत होती है इस आर से। अगर हम आर निकाल लेते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस निकालने में सफल हो जाते हैं, तो आप कैसे भी इसके अंदर में क्वेश्चन दिया जाए आप लोग उसको इजीली कर लेंगे भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको आप लोगों ने जाना होगा, जो स्पेक्ट्रा के नाम से। तो इसके अंदर में जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा उसकी शुरुआत कहां से होती है। देखो, जैसे शुरुआत में हमने बोला था कि भाई हर एटम की अपनी एक पहचान होती है। जैसे हमारा एक फिंगरप्रिंट होता है ना, जिससे हमारी जानकारी निकाल ली जाती है कि भाई आप, जैसे आधार कार्ड है आपका, भाई आपके फिंगरप्रिंट लेंगे और आपका आधार कार्ड दोबारा से जनरेट करके दे देंगे, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है वो भाई। आपसे और कोई किसी के जो फिंगरप्रिंट होंगे आपसे मैच नहीं कर पाएंगे। वही रूल हमारे पास में एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है ना, उसके अंदर में यूज किया जाता है। यानी कि किसी भी एटम को पहचानना हो, अब इससे यूनिवर्स के अंदर में, जैसे हमने बात करी थी पहली क्लास के अंदर में, 92 नंबर्स ऑफ हमारे पास में जो एटम्स बने हुए हैं, तो उनको कैसे अलग अलग करके पहचानेंगे, तो उनका फिंगरप्रिंट कौन देगा, उनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा देगा। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है, जैसे आपको पता है कि एक मेरे पास में व्हाइट लाइट है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि मेरे पास में एक व्हाइट लाइट है, यहां से मैंने एक ट्यूब लेता हूं मैं, और इस ट्यूब के अंदर में जो गैस भर दी जाती है, या जिस भी मेरे मटेरियल की निकालनी मान लो मेरे को क्लोरीन गैस का देखना है स्पेक्ट्रा, उसका फिंगरप्रिंट के बारे में बात करनी है, सोडियम के बारे में बात करनी है, किसी भी जो भी आपको लग रहा है उसके फिंगरप्रिंट के बारे में बात करनी है, क्या कैसा हमारे पास में उसका रेस्पॉन्स रहेगा। तो ये मैंने ट्यूब ले लिया, गैस से भर दी है, और यहां से मैं क्या करता हूं, इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं। जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसके आगे हम एक स्क्रीन लगा देते हैं। यहां पर हम एक स्क्रीन लगाएंगे, और स्क्रीन लगाने के बाद में हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो गैस रही होगी, यानी कि क्लोरीन गैस रही होगी, या जो भी मैं इसके अंदर में भर रखा होगा, वो एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट अपने अंदर से एमिट करेगी। और वो जो एमिट करेगी, मैं इसको स्क्रीन के ऊपर में ले लूंगा। यहां पर स्क्रीन के ऊपर में मैं लेने के बाद में जो स्पेक्ट्रम हमारे पास में होता है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जिसके ऊपर में हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये लाइट यहां पर आ रही है, क्योंकि हमें जानकारी है कि व्हाइट लाइट जो है उसके अंदर में 7 टाइप ऑफ कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, विबग्योर के नाम से आप जानते हैं इसको, विबग्योर के नाम से जानते हैं। और हर एक की अपनी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। चाहे रेड की बात करूं तो ये लगभग हमारे पास में 630 नैनोमीटर के आसपास में होती है। बाकी हर एक की, ब्लू की हम बात करें तो 534 नैनोमीटर के आसपास में इसकी वेवलेंथ होती है। तो ये सारे क्या है, इनके पर्टिकुलर जो है स्टैंडर्डाइजेशन है। जरूरी नहीं है रेड हमेशा 630 ही हो, 630 हो, आसपास में भी उसके साथ में हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे थोड़े आप देखते हैं ना कि रेड एकदम रेड नहीं बनता है, धीरे 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 अलग उसके अंदर मिक्सअप होगा, हल्का रेड होगा, फिर ज्यादा, फिर और लास्ट में हम क्या कहेंगे कि भाई गहरा रेड हो गया, बहुत ज्यादा उसके अंदर में रेडनेस आ गई। चलो, तो जो कहानी थी यहां पर वो ये थी कि यहां पर मैंने ट्यूब लिया, और इस ट्यूब के अंदर से मैंने कोई भी गैस थी उसको भर दिया भाई, और यहां पर इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। यानी कि एक मैंने उसके ऊपर में चार्ज बैटरी लगा दी है, या फिर इसके अंदर में सेल लगा दिया, या कोई भी हमने इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगा दिया। और यहां पर जो होता है एक स्क्रीन लगा दी जाती है, जिसके अंदर में हमें यह पता है कि भाई जो अलग अलग मार्किंग होती है, इस तरह से मार्किंग होगी, ये हमारे पास में मार्किंग हो गई है। अब ये मान लो 1 2 3 4 5 6 और ये मेरे पास में 7 है। अलग अलग कलर की इसके अंदर में मार्किंग होती है। जब ये लाइट इसके अंदर से गुजरेगी, जब ये इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइट एमिट होगी, और वो लाइट किसी ना किसी बार से मैच कर जाएगी। बीच में भी बहुत सारी होंगी, जो छोटी छोटी मैंने बताया ना, हर एक की अपनी अपनी एक वेवलेंथ होती है। ये 630 एकदम अचानक तो 630 बना नहीं होगा, 625 620 610 65 600 इस तरह से हमारे पास में अप्रोच होती है। तो ये पर्टिकुलर गैस अपनी एक रे एमिट करेगी, और वो रे एक पर्टिकुलर अमाउंट पर जाकर क्या कर जाएगी, यहां पर मिक्सअप कर जाएगी, यानी कि उसके ऊपर में ओवरलैप कर जाएगी। तो हमें ये पता लगेगा कि मान लो जो रे यहां से निकल रही है स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर में जाएगी, वो मान लो इस रे के ऊपर में, इस बार के ऊपर में ओवरलैप होगी। और ये हो सकता है कि भाई हमारे पास में ग्रीन कलर का रहा हो, तो हमने कहा कि भाई इस पर्टिकुलर गैस से जो लाइट निकलेगी वो मेरी ग्रीन कलर की होगी, यानी उसका जो थंबनेल हो गया, यानी कि उसका जो फिंगरप्रिंट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, मान लो ये 530 था, ये हम बोल सकते हैं 560 नैनोमीटर। लेट सपोज, अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर में, मैंने 560 नैनोमीटर इसको बोल दिए। तो आप जब भी गैस कोई रखेंगे, और वो अगर कोई भी हमारे पास में एटम रहेगा, कोई भी हमारे पास में मॉलिक्यूल रहेगा, जो हम इसके अंदर में इंसर्ट करके देखेंगे, और यहां पर वो हमारे पास में ग्रीन दे रहा है, तो हम यहां जरूर कहेंगे कि वहां पर मान लो गैस मेरी यहां पर लेट अस सपोज
क्लोरीन गैस रही है, क्लोरीन गैस मैंने मान लिया एग्जाम्पल के रूप में, तो ये क्लोरीन गैस का जो फिंगरप्रिंट रहेगा वो ग्रीन यहाँ पर निकल के आ रहा है, यानी उसकी जो मेरे पास में वेवलेंथ रहेगी वो मेरे पास 560 रहेगी। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने NaCl ले लिया, सॉरी अब मैंने इसके अंदर में सोडियम भर दिया भाई, सोडियम के अंदर से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, अलग अलग, अभी क्लोरीन को इस वाले को भूल जाओ, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक मैंने सोडियम भरा और सोडियम के दोबारा इलेक्ट्रिसिटी पास किया, और ये मान लो यहां पर कहीं मेरे पास में येलो कलर रहा होगा, येलो कलर के ऊपर में इसका ओवरलैप कर गया, येलो कलर के ऊपर में इसका ओवरलैप कर गया, तो यहां पर इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ रहेगी, मान लो ये λ2 हो गई है, ये मेरे पास में λ1 हो गई है। अब क्या किया हम लोगों ने कि इन दोनों को इकट्ठा भर दिया भाई, जो मेरे पास में गैस थी, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, NaCl, ये जो मेरे पास में कॉमन साल्ट है उसको मैंने यहां रख दिया, और यहां से मैंने उसके पास में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, और यहां पर स्क्रीन के ऊपर में मैंने देखा। अब मुझे नहीं पता कि भाई इसके अंदर में क्या क्या सोडियम है, क्लोरीन है, ये तो हमने बाद में अपनी डिस्कवरीज के बाद में इन चीजों के बारे में बात करी कि भाई ये जो कॉमन साल्ट होता है इसके अंदर में सोडियम और क्लोरीन होता है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया, इसके अंदर में कॉमन साल्ट लिया, जो नॉर्मल कोई भी साल्ट लेके आओ, चाहे कॉमन साल्ट हो, कोई सा भी आपके पास में हो, और इसके अंदर में भर दो आप लोग, और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ। जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास करवाएंगे तो यहां पर जो निकलेगी इसकी जो लाइट एमिट होगी वो एक मान लो यहां पर ग्रीन के ऊपर में ओवरलैप हो गया, और एक जो थी वो मेरे पास में येलो पर ओवरलैप होगी। तो यहां से आप कंफर्मली बता सकते हैं कि अरे भाई मेरे पास में ग्रीन आ रहा है, तो कंफर्मली वहां पर कौन सा साल्ट रहा होगा, उसके पास में क्लोरीन एटम रहा होगा। दूसरा इसके अंदर में येलो आ रहा है, तो यहां पर कंफर्मली है कि मेरे पास में सोडियम रहा होगा। तो यहां से आप एक कंफर्मेशन निकाल सकते हैं कि मेरे पास में जो भी कंपाउंड है या कोई भी मेरे पास में एटम बना हुआ है उसका फिंगरप्रिंट ये है, और उस फिंगरप्रिंट का यूज करके हम किसी भी सॉल्ट के बारे में बात कर सकते हैं। मान लो यहां पर आप लोगों ने ये लिया, अब मान लो मैंने दूसरा कोई भी ले लो, जैसे हमारे पास में NaCl हो गया, दुनिया भर के हमारे पास में कंपाउंड बने हुए हैं, KCl ले लो, ठीक है। KCl आप मान लो कि यहां पर उसने क्या किया, दो ऐसे ओवरलैप कर दिए, हमने पहले उनको इंडिविजुअली चेक किया, उनका हमें इंडिविजुअली जो पैरामीटर्स थे वो पता था कि इसकी वेवलेंथ क्या रहेगी और ये कहां पर ओवरलैप करेगा। फिर आप लोगों ने दोनों को इसके अंदर मिक्स किया, और यहां पर जब देखेंगे तो मान लो दो यहां पर ऐसे ओवरलैप होगी, जो कि उसके ओरिजिनल पैरामीटर में जब हमने सेपरेटली उनको देखा था तो वहां पर थे, तो आप कहेंगे कि एक K है और इसके अंदर में Cl है। तो यहां से आप लोग उसके कंपाउंड के फिंगरप्रिंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी हमारे पास में बना हुआ है, कोई भी हमारे पास में मटेरियल है, उसके अंदर में किस किस तरह के कॉम्बिनेशंस है, कौन से साल्ट के अंदर में क्या क्या हमारे पास में एटम्स बने हुए, तो ये उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। और ये किस तरह का स्पेक्ट्रम है, ये क्योंकि हमने क्या किया, इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, तो यहां पर ये लाइट एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, तो इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम किस नाम से जानते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ये पहली कहानी होगी भाई इसकी, कि हम केवल साल्ट लेते हैं या कोई हम कंपाउंड लेते हैं और उसके अंदर से गैस चैम्बर के अंदर में, उस गैस ट्यूब के अंदर में भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वो अपने तरफ से एक लाइट एमिट करेगा और लाइट उसके अंदर में ओवरलैप हो जाते हैं यहां पर जाकर। चलो भाई अब कहानी यहां तक। अब देखो थोड़ा सा और इसके अंदर में ट्विस्ट डालते हैं, और अब क्या करेंगे, पहले मैं एक व्हाइट लाइट ले रहा हूं भाई, मैंने व्हाइट लाइट लिया और यहां पर मैंने एक स्क्रीन ले लिया, यहां पर मैं व्हाइट लाइट का सोर्स रखा हुआ है, यहां पर मैं कहूं कि नेचुरल लाइट मेरे पास में आ रही है, जो सन से आ रही है, सन से लाइट आ रही है, वो इस पे गिर रही होगी, स्पेक्ट्रा के ऊपर में गिर रही होगी, तो अपने साथ तो तरह के कलर बना रही होगी। जैसे आपने डिस्पर्जन के बारे में बात करी थी, प्रिज्म वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पर मान लो इसके अंदर में सारे कलर है, विबग्योर, विबग्योर हो गया भाई। अब देखो विबग्योर, चलो भाई अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, और नॉर्मल जो पहले एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो कर रहा हूं मैं। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये मैंने गैस भरी, गैस चैम्बर के अंदर में जो भी मान लो मेरे को क्लोरीन या किसी के बारे में बात करनी है, मैंने इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। मान लो ये मेरे पास में सोडियम है, इसके अंदर में सोडियम की बात कर रहा हूं मैं, तो सोडियम के अंदर में किया तो हमने देखा कि ये जो इससे लाइट निकलेगी वो कहां पर ओवरलैप कर रही है, वो येलो के ऊपर में कर रही है, यानी कि यहां पर मेरे को येलो लाइट ही देगी, वो येलो लाइट ही दे रही है मेरे को, ठीक है। अब ये कौन सा केस है, जब मैं यहां पर इसके सनलाइट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैंने इसको एज इट इज रखा हुआ है और ये मेरे पास में इस येलो लाइट पर मेरे को दे रहा है, जो पिछला हमने केस पढ़ा था। अब इसके अंदर में मैंने सनलाइट को इसके ऊपर में डाल दिया, यानी कि जो सनलाइट आ रही है उसको मैंने इसके ऊपर में, जो गैस ट्यूब थी, इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर में पास हो रही थी, उसके ऊपर में मैंने इसको छोड़ दिया, उस लाइट के ऊपर में, डे लाइट को। तो अब होगा क्या कि जहां पर मेरे को ये येलो दे रहा था ना, जिस पॉइंट पर मेरे को येलो दे रहा था, उस पॉइंट पर ये मेरे को कैसा देना शुरू कर देगा, ब्लैक देना शुरू कर देगा, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे को एक ब्लैक लाइन मिलनी शुरू हो जाएगी। और यहां पर क्यों हुआ ये, क्योंकि यहां से जो लाइट आई थी ना इसकी, जो हमारे पास में सन था, सन के पास में तो सारी थी, विबग्योर था, तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड था यहां पर, उसने क्या कर लिया, उस सन के येलो को क्या कर लिया, अपने पास में एब्जॉर्ब कर लिया है।
और जब ये इस तरह का स्पेक्ट्रम बना रहा है, स्पेक्ट्रम यही होता है जो हमारे पास में जो 7 लाइट्स के अंदर में बात कर रहे होते हैं, तो यहां पर क्या मिलेगा मेरे को, एक ब्लैक स्ट्रिप बनेगी, ब्लैक लाइन मिलेगी, जहां पर पहले मेरे को क्या मिल रही थी, येलो। कब? जब मैंने सन इसके पास में नहीं लेके आया था, यानी कि जो पहले केसेस थे जैसे ग्रीन मिल रहा था, येलो मिल रहा था, वो केस। अब मैं इसके ऊपर में सनलाइट डाल दूंगा तो वो पर्टिकुलरली जिस रेडिएशन से यहां निकाल रहा होगा, मान लो यहां पर मेरे पास में सोडियम था जो येलो निकाल रहा था, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर ली तो कोई भी लाइट आगे नहीं जा पाएगी येलो की, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे को ब्लैक स्पॉट मिल जाएगा। यानी कि ब्लैक स्पॉट मिला है तो कंफर्म है कि वहां पर क्या है, एक एब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये मेरे पास में जो दूसरा स्पेक्ट्रम बना है, इसको किस नाम से जानते हैं हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो दो तरह के हमारे पास में स्पेक्ट्रम होते हैं। तो कौन सा स्पेक्ट्रम आप लोगों को बहुत इजी लगता है, कौन से हम जल्दी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इसके अंदर में मटेरियल है? तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो हमारे पास में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि हमें यहां पर क्लियर कट एक ब्लैक लाइन दिखाई देती है। इसके अंदर में थोड़ा डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए थोड़ा इजी नहीं होता है, तो ज्यादा बेटर होता है हमारे पास में कि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू चीजों को एनालिसिस करते हैं, किसी भी सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरी कहानी थी ना, ये कहानी क्यों लेके चल रहा हूं, यहां से हम दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकाल के लेके आएंगे। सीरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोगों ने जैसे बाल्मर सीरीज के बारे में पढ़ा होगा, या फिर हमारे पास में दूसरी पास्कन सीरीज के बारे में पढ़ा होगा, जो पीफंड सीरीज है उसके बारे में पढ़ा होगा, जहां से हमारे पास में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उन चीजों पर ले जाने के लिए लेके आ रहा हूं, क्योंकि वो पूरी कहानी इन्हीं स्पेक्ट्रा पे थी। पहले आप लोगों को चीज समझ आनी चाहिए कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, फिर आपको समझ में आना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जब हमने यहां पर देखा तो हमारे पास में क्या आया कि हम सबसे जो बेसिक हमारे पास में हाइड्रोजन एटम था, तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर में सारी कहानी देखी गई और उसके स्पेक्ट्रा से चीजें एनालिसिस करनी शुरू करी, और वहां पर काफी साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर में काम किया और एक सीरीज वहां पर उन्होंने डेवलप कर दी। अब क्या सीरीज थी, कैसे सारी कहानी आगे बढ़ेगी, उसको देख लेते हैं भाई अभी। चलो जी। तो देखो, जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम यहां पर उसके साथ में ऑब्जर्व किया गया, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे हम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसका जो स्पेक्ट्रम देखा गया तो कुछ इस तरह का था भाई। ये मेरे पास में स्पेक्ट्रम जो मेजर करते हैं उसका स्पेक्ट्रोमीटर है ये। सबसे पहली जो इसके अंदर में वेवलेंथ देखी गई, जो सबसे पहली इसके अंदर में वेवलेंथ देखी गई, वो यहां पर देखी गई इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में। कौन सी वेवलेंथ की बात कर रहा हूं मैं? वही सारा काम हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे करेंगे। यानी कि यहां पर मुझे एक ब्लैक लाइट मिलती है। फिर से थोड़ा यहां पर बता देता हूं कि ये मैंने क्या कर रखा है, इसके अंदर में हाइड्रोजन भर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। यहां पर मैंने स्पेक्ट्रोमीटर लगा रखा है, यानी कि स्पेक्ट्रम जो मेजर कर रहे हैं, और यहां से मैंने सनलाइट दे दी है, क्योंकि मेरे लिए इजी कौन सा होता है, इजी मेरे लिए होता है हम सनलाइट के थ्रू चीजों को पढ़ते हैं। सॉरी, जो हमारे पास में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है उसके थ्रू चीजें हमें इजी समझ में आती है, क्योंकि हमें क्लियर कट ब्लैक लाइन वहां पर ऑब्जर्व होती है। तो जैसे इसके अंदर में हाइड्रोजन से डालेंगे तो यहां पर मेरे पास में क्या हो गया, एक इस तरह की मुझे ब्लैक स्ट्रिप मिलती है, बिल्कुल ब्लैक, ये काफी चौड़ी यहां पर स्पेक्ट्रम की मिलेगी, जो मेरे पास में ब्लैक स्पेक्ट्रम की होगी। और इसके पास में जो वेवलेंथ रहेगी इसकी 659.8 नैनोमीटर के ऊपर में यहां पर मिलती है। जो पूरा स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसके अंदर में ये लाइट मिलती है। दूसरी इसके अंदर में मैं बात करूंगा, थोड़ी सी आगे आएंगे और इस पोजीशन पर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और यहां पर मुझे एक ब्लैक स्ट्रिप मिलेगी, और ये कुछ थोड़ी इससे कम साइज की रहेगी, यानी कि जो उसकी विड्थ रहेगी वो उससे थोड़ी कम साइज की रहेगी, और इसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो मेरे पास में होती है 486.1 के आसपास में होती है, 486.1 नैनोमीटर के आसपास में होती है। ये जो पहली आई थी इसको हमने नाम दे दिया हाइड्रोजन अल्फा के नाम से। ये दूसरी आई, इसको हमने नाम दे दिया हाइड्रोजन बीटा के नाम से। अब देखो, जैसे थोड़ा अगला देखेंगे हम इसके अंदर में, तो अगली जो वेवलेंथ आने वाली है, अगली जो मेरे को ब्लैक स्ट्रिप इसके अंदर में मिली है, वो कहीं यहां पर मिलती है भाई। थोड़ा इसके, जैसे इसके अंदर में गैप ज्यादा था, अब थोड़ा इतना ना होके थोड़ा सा कम हो जाता है, ये यहां पर आ गई भाई। और इसकी विड्थ इतनी थी तो इसकी विड्थ थोड़ी कम हो जाती है, यहां पर मेरे पास में कम हो गई है। तो ये जो वेवलेंथ इसकी रही होगी, ये मेरे पास में रहती है 434.1 नैनोमीटर के आसपास में। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, चीजें अभी जो समझाने चाह रहा हूं उसकी जरूरी है आप लोगों को। तो इसको हमने अल्फा गामा के नाम से जान दिया। तो ऐसे क्या देखा गया कि अगली जो स्ट्रिप आएगी वो थोड़ी और पास में आ जाएगी, अगली होगी थोड़ी और पास आएगी, और एक टाइम आएगा कि बहुत नैरो हो जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसके अंदर से निकल रही है। तो इस पे बहुत काम किया गया कि भाई आखिर हाइड्रोजन इतनी ज्यादा ब्लैक लाइन कैसे निकाल रहा है, यानी कि इसके अंदर से इतनी नंबर ऑफ लाइट कैसे एमिट हो पा रही है, यानी कि एब्जॉर्ब हो पा रही है, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया तो कंफर्म है कि इसके अंदर में वो लाइट रही होगी, जब तो एब्जॉर्ब किया उसने। यहां पर ये लाइट मेरे को ब्लैक आ रही है, तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन जब एक्साइट हुआ होगा और सनलाइट उसके ऊपर में आई होगी, तो उसने उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को अपने पास में एब्जॉर्ब कर लिया होगा।
तो भाई ये लाइट उसके अंदर निकल रही है तभी तो एब्जॉर्ब कर रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारी ये जो ग्राफ बनती चलेगी, बहुत सारी लाइन बनती चलेगी। तो इसके अंदर में फाइनली एक काम किया गया और इसके अंदर में देखा गया कि ये जितना भी हमारे पास में स्पेक्ट्रा बन रहा है, जब भी हम इसको एक्साइट कर रहे हैं तो इनके बीच में एक रिलेशन है, यानी कि जो हमारे पास में वेवलेंथ है और इसकी जो विड्थ है, यानी कि इस वेवलेंथ के ऊपर में इसकी विड्थ ज्यादा है, इस वेवलेंथ के ऊपर में इसकी विड्थ थोड़ी कम हुई, और ये आगे क्या होते चले जाते हैं, नैरो होते चले जाते हैं। तो यहां पर एक रिलेशन निकाला गया और उस रिलेशन को हम किस नाम से जानते हैं, बाल्मर सीरीज के नाम से जानते हैं। और ये जो रिलेशन निकला इसका आप फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/λ। इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, जो ये सीरीज बन रही है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 बाल्मर सीरीज, पहली जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं सारा विजिबल स्पेक्ट्रा में बात कर रहा हूं, तो बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज। और ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, ये यूज करते हैं हम विजिबल रेंज के अंदर में। ये हम जो सनलाइट डाली है, सनलाइट के ऊपर में काम किया है, तो विजिबल रेंज के लिए यहां पर बात हो रही है, दैट इज इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर। आर मेरे पास में रेले कांस्टेंट होता है, और रेले कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को सबको पता है कितनी होती है मेरे पास में, 1.09 इंटू कितनी होती है भाई, 10⁻⁷। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू होती है 1.097097 इंटू 10⁻⁷ मेरे पास में इसकी वैल्यू निकल के आती है, 097 मेरे पास में होती है। और जो इसके अंदर में आएगा, अब देखो यहां पर 1, यहां पर जो इसकी शुरुआत होगी वो मेरे पास में 2 का स्क्वायर, यानी कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, और ये मेरे पास में n², तो ये n² मेरे पास में यहां पर इसकी वैल्यू निकल के आएगी। और इसी को हम बोलते हैं किस नाम से, बाल्मर सीरीज के नाम से हम जानते हैं। यानी कि किसी भी जो वेवलेंथ है या लाइन की, आप भी किसी भी लाइन की आप निकालना चाहते हैं, तो मेरे पास में पहली लाइन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहली लाइन की मेरे पास में जो यहां से शुरुआत होगी, जब भी आप लोग इस फॉर्मूले के अंदर में रखेंगे कि भाई मेरे को ये बताओ इसकी विड्थ कितनी होगी या फिर किस वेवलेंथ के ऊपर में मिलेगा, तो यहां पर जो शुरुआत होने वाली, क्योंकि 2 ऑलरेडी आ गया और ये पूरा मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो यहां से जो n की शुरुआत होने वाली है वो मेरी 3, 4, 5 अप टू, ठीक है ना। इस तरह से इसकी सीरीज आगे की तरफ में मूव करती रहेगी। तो ये पूरा किसके लिए कहानी थी, बाल्मर सीरीज की थी, और ये किस रेंज के अंदर में, किसके ऊपर में देखी गई थी, पूरी विजिबल रेंज, यानी कि हमने यहां पर सनलाइट लगा दी। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई हम यूवी रेज लगा दें, ठीक है ना। तो उसके लिए दूसरी सीरीज आई जिसको हमने जाना था लेमन सीरीज के नाम से। दूसरी मेरे पास में सीरीज आती है जिसको आप जानेंगे लेमन सीरीज, LYMAN सीरीज के नाम से जानते हैं। और ये किसके ऊपर में देखी गई थी, ये हमारे पास में यूवी अल्ट्रावायलेट रेज के ऊपर में इसको ऑब्जर्व किया गया था। चलिए भाई अब इसकी कहानी देखते हैं कि इसके अंदर में शुरुआत कहां से करेगी। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एज इट इज बनेगा ये जो हमारे पास में ऊपर बन के आया है, 1/λ हो गया। आर रेले कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ होती है, ये एज इट इज आएगा। अब देखो जो शुरुआत होनी है ना वो यहां से क्या होगी, इसकी वहां पर हमारे पास में 2 से शुरुआत थी, इसकी शुरुआत हो जाती है यहां पर 1 से, यानी कि यहां पर 2 था और यहां पर मेरे पास में इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, ये मेरे पास में वैल्यू आ गया 1² माइनस 1/n² हो गया, ये मेरे पास में 1/n² हो गया। अब n की शुरुआत कहां से होगी, n की शुरुआत बताओ भाई, यानी कि पहली लाइन मुझे निकालने के लिए बोल दिया जाए कि यूवी रेज मैंने डाल दी, तो बताओ मेरा स्पेक्ट्रम किस जो पहला बनेगा उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी। तो यहां पर जो शुरुआत होगी, क्योंकि ये अंदर वाला पैरामीटर मेरे पास में पॉजिटिव होना चाहिए, तो n की शुरुआत यहां पर होने वाली है 2, 3, 4 अप टू सोन, इस तरह से चली जाएगी। यानी कि पहली लाइन के लिए, यानी कि इसकी मेरे को विड्थ निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इस पोजीशन पर मैं 2 रखूंगा, इसकी निकालने के लिए बोल दिया जाए दूसरे वाले की तो मैं यहां पर 3 रखूंगा, यानी कि ये मेरी पहली की है, ये दूसरी लाइन की, तीसरी की, इसी तरह से हमारे पास में आगे बढ़ती चली जाती है। चलो भाई तीसरी सीरीज मेरे इसके अंदर में निकल के आती है जिसको आप जानते हैं पाश्चन सीरीज के नाम से। तो तीसरी सीरीज इसकी है पाश्चन सीरीज, यहां पर लिख दिया जाए इसको। चलो भाई तीसरा मेरे पास में आ गया पाश्चन सीरीज, और पाश्चन सीरीज किसके अंदर में देखी गई थी भाई, ये मेरे पास में जो इंफ्रारेड रेज थी उनके लिए इनको ऑब्जर्व किया गया था। और इसके लिए जो फॉर्मूला बन के आता है आप लोग के पास में, अब समझ गए होंगे आप, यहां पर मेरे पास में जो विजिबल था उसमें मेरे पास में 2 था, जो मेरे पास में अल्ट्रावायलेट थी उनके लिए मेरा 1 था, तो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के लिए क्या हो जाने वाला है, वो 3 हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास में इसका वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 1/λ एंड दैट इज इक्वल टू आर रेले कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाई कितने से शुरुआत करेंगे हम, 3 के स्क्वायर से माइनस 1/n²। अब बताओ मेरे को, अब आप समझ गए होंगे कि पहली लाइन की मेरे को वेवलेंथ निकालनी है, तो कहां से सीरीज शुरू होगी, ये सीरीज शुरू होगी n इज इक्वल टू कितने से, ये पॉजिटिव होना चाहिए तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 4, 5, 6 अप टू सोन,
ऐसे मेरे पास में इनकी n की वैल्यूज निकलती चलेंगी। और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये पूरा पास्चन सीरीज के नाम से आप इसको जानते हैं भाई, ठीक है। ये तीन चार बहुत सारी सीरीज हैं, चाहे हमारे पास में पास्चन सीरीज हो, ब्रैकेट सीरीज होगी तो ब्रैकेट सीरीज के अंदर में 4 हो जाएगा, यहाँ पर जो मेरे पास में पी फंड सीरीज होगी यहाँ पर 5 हो जाएगा। बस ये वैल्यू चलती चली जाएंगी। ये 5 सीरीज हमारे पास में आती है, बाल्मर सीरीज, लेमन सीरीज, पास्चन सीरीज, ये 3 हमारे पास में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि पास्चन मेरी इंफ्रारेड के ऊपर में काम करती है, लेमन मेरी अल्ट्रावायलेट पे काम करती है, और बाल्मर जो सीरीज होती है वो मेरे पास में विजिबल रेंज पे काम कर रही होती है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है इसके अंदर में कि भाई जो हमारे पास में एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की सेकंड वेवलेंथ का क्या होगा, या फिर सेकंड जो लाइन है उसकी वेवलेंथ बताओ, थर्ड लाइन है उसकी वेवलेंथ बताओ। तो कंफ्यूजन यहां पर सिर्फ ही हो जाता है कि आप लोग यहां पर क्या कर देंगे, पहले के निकालने के लिए बोला है सीधा 1 रख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो भाई n की वैल्यू जो हमारे पास में यहाँ पर 3 से शुरू करनी है, 4 से 5 से 6 से, इस तरह से हमारे पास में आगे मूव करता हुआ चलना है। क्योंकि अगर हमने 1 रख दिया तो ये पूरा जो पैरामीटर मेरे पास में नेगेटिव आ जाएगा, और वेवलेंथ यहाँ पर नेगेटिव नहीं होती हमारे पास में। रेले कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग को याद रखनी है 1.097 इंटू 10⁻⁷। सारा का सारा वही है, बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि यहाँ 2 स्क्वायर से हो रहा है, विजिबल के अंदर में, अल्ट्रावायलेट में 1 स्क्वायर है, और उससे नीचे वाली जो हमारे पास में इंफ्रारेड होगी वो 3 स्क्वायर से यहाँ पर शुरू हो जाती है। आप वो दूसरा देखना चाहें ब्रैकेट सीरीज तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और हमारे पास में पी फंड सीरीज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब ये लैम्डा आ गया, कई बार आप लोगों से ये भी पूछ लेगा भाई इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो क्यों नहीं निकाल सकते आप लोग फ्रीक्वेंसी का? आपको सबको फॉर्मूला पता है कि लैम्डा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, C/F होती है, ठीक है। यहां से आप लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा निकल गया तो आप लोग के पास में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C/λ के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी आपको कैसे भी पूछ लिया जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या फ्रीक्वेंसी रही होगी या फिर क्या वेवलेंथ रही होगी, तो ये पूरा आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो हम पढ़ेंगे नील्स बोर का जो मॉडल था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर में आएंगी, उसके जो पोस्टुलेट थे उसके बेसिस पे कैसे हमने सारी चीजें डिफाइन करी हैं, वहां से भी आपके काफी क्वेश्चंस बनेंगे। क्या हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या हमारे पास में जो ऑर्बिट होता है वो ऑर्बिट पर्टिकुलर उसी इंस्टेंट पर क्यों रहता है, क्या रीजन रहा है। जैसे हमारे पास में अभी देखा था ना कि पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस थी, क्या वो रेडियस कुछ भी हो सकती है, कम, मतलब हम रैंडमली कोई भी वैल्यू ले ले 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, या फिर उसका भी कोई स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो सारा वो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर, तो भाई बिल्कुल स्किप मत करना है उसको, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चंस थ्योरेटिकली प्लस में न्यूमेरिकली वहां से बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये इन सभी चीजों के ऊपर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जब हमारा पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। पूरा हम लेक्चर पढ़ लेंगे मॉडर्न फिजिक्स का, इसका एटम को लेकर, और उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल, बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स इसके अंदर में हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर में। बाकी जो भी मटेरियल है, पीडीएफ मटेरियल है, या जो भी चीजें आपके मॉक टेस्ट है वो शुरू हो चुके हैं, उसके लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं 9416878402। इस नंबर पे ड्रॉप करके मैसेज आप जान सकते हैं कैसे उसे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना है, या जहां पर हमारे मॉक टेस्ट लिए जा रहे हैं कैसे उसका आपको उसके अंदर में आप एंटर कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में भाई। और बाकी आप लोग भाई पढ़ते रहो, क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास आने वाला है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में अपने एग्जाम को क्रैक करो भाई, पूरा तैयारी के साथ, मतलब डेडिकेट हो जाओ। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके आसपास में कोई लाइब्रेरी है तो भाई लाइब्रेरी जाकर आप ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप लाइब्रेरी को ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के अंदर में एफिशिएंसी दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।